अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इंजीनियर फरहान तनवीर और आप देख रहे हैं मैक्सिमा एजुकेशन मास्टर का यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर हमारा मैट्रिक केमिस्ट्री है, लेक्चर की सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। और आज के लेक्चर के अंदर हम केमिकल इक्विलिब्रियम वाला जो हमारा चैप्टर था, जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर स्टार्ट करा था, उसको आगे लेकर चलेंगे। तो आज के लेक्चर के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिए हैं। आज हमें सबसे पहले एक्टिव मास के बारे में पढ़ना है, फिर लॉ ऑफ मास एक्शन को डिटेल में देखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। उसके बाद फिर हम यूनिट ऑफ केसी देखेंगे, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही को कहा जाता है। और फिर लास्ट हमारा जो चैप्टर का टॉपिक होगा और हमारे इस लेक्चर का भी, वो होगा एप्लीकेशन ऑफ केसी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कहाँ कहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें आज समझना है वो है एक्टिव मास का, कि एक्टिव मास क्या होता है। एक्टिव मास, जिसको हम लोग कंसंट्रेशन भी कहते हैं, ये जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे तो हमें आइडिया होगा कि एक्टिव मास को समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी था। देखिए, कंसंट्रेशन को नापने के बहुत सारे आपके पास मेथड्स मौजूद हैं। उसमें मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, नॉर्मेलिटी है, परसेंटेज कंपोजिशन है, मोल फ्रैक्शन है, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। उन ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन जो है वो एक्टिव मास भी है। तो एक्टिव मास क्या चीज़ है? बहुत ही आसान सी चीज़ है। अगर हम एक्टिव मास को समझना चाहते हैं तो बेसिकली आप यूँ समझ लें कि एक्टिव मास मोल पर डेसीमीटर क्यूब में या फिर मोल पर लीटर में मेजर किया जाता है। होता क्या है? एक्टिव मास बेसिकली मोलैरिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, मोलैरिटी ऑफ सब्सटेंस। अगर आपको याद हो कि मोलैरिटी क्या चीज़ है, और अगर नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली जब आप मोलैरिटी किसी भी चीज़ की कैलकुलेट करते हैं, मोलैरिटी ऑफ अ सब्सटेंस, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब और लीटर। तो जब आपको किसी भी सब्सटेंस की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी होती है, या ये कह लें कि एक्टिव मास कैलकुलेट करना होता है, मोलैरिटी और एक्टिव मास सेम ही चीज़ें हैं। तो जब आप किसी भी चीज़ की मोलैरिटी या एक्टिव मास कैलकुलेट करते हैं तो उसका आसान तरीका ये होता है कि आप उस चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स को न्यूमरेटर में रखते हैं, और जिस सॉल्यूशन के अंदर वो डिसॉल्व हुआ होता है, उस सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम होता है उसको लीटर या डेसीमीटर क्यूब में आप डिनोमिनेटर में रख के इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। मिसाल मैं इसकी आपको एक दे देता हूँ, समझिएगा। फर्ज कर लीजिए मेरे पास 2 लीटर नमक का पानी है, NaCl सॉल्यूशन है, इन विच जिसके अंदर 1 मोल NaCl आपने डिसॉल्व किया हुआ है। कितना मोल डिसॉल्व हुआ हुआ है? 1 मोल। अब अगर मैं आपसे बोलूँगा कि आप मोलैरिटी निकालें इसकी, NaCl की लेट से निकालें, NaCl सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालें, तो आपने करना क्या है कि जितना भी मोल है उसको न्यूमरेटर में रखना है, और जो लीटर और डेसीमीटर क्यूब, बेटा सेम ही चीज़ होती है, लीटर और डेसीमीटर क्यूब में कोई फ़र्क नहीं है, उसको आप रखोगे डिनोमिनेटर में। इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब या 0.5 कैपिटल M आपके पास आंसर आ जाएगा। ये जो आपने वैल्यू निकाली 0.5, ये बेसिकली आपने एक्टिव मास या आपने मोलैरिटी को कैलकुलेट कर लिया है, और यही चीज़ कंसंट्रेशन में चली आती है। याद रहे, कंसंट्रेशन को नापने के बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका मोलैरिटी या एक्टिव मास है। तो उम्मीद है आपको एक्टिव मास की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, दोबारा से बता दे रहा हूँ, जब भी एक्टिव मास कैलकुलेट करना हो तो जितने भी उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स हों उसको न्यूमरेटर में रखो, और जो टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का उसको डिनोमिनेटर में रखो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो तुम्हें मोलैरिटी या एक्टिव मास मिल जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप एक्टिव मास कैलकुलेट करते हैं या मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं तो आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। मिसाल के तौर से मैं आपसे बोलूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखना है आपने, या आपने एक्टिव मास ऑफ ए लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? एक्टिव मास अगर आपने लिखना है किसी भी सब्सटेंस ए का,
तो आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में इस तरह से लिखते हैं। तो उम्मीद है ये पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव पर मूव करते हैं जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन से रिलेटेड है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, आए उसको भी देख लें। पहली बात तो ये समझ लें कि लॉ ऑफ मास एक्शन, हेडिंग भी लगा देते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ऐसे केमिकल रिएक्शंस के साथ है जो कि रिवर्सिबल हो। अगर आपको हमारा लेक्चर नंबर 1 याद हो तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि केमिकल रिएक्शंस को 2 क्लासेस में आप तोड़ सकते हो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो दोनों साइड पे ट्रैवल करता है, जबकि इरिवर्सिबल उस रिएक्शन को कहते हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। और वो डिटेल में मैंने लेक्चर 1 में बता दिया था, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाके उस लेक्चर को देख लें, ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए आज के लेक्चर को समझना। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस के बारे में मालूम है। छोटी सी बात कर देता हूँ, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट होता है, लेकिन प्रोडक्ट भी दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, यानी ये बाई डायरेक्शनल ट्रैवल करता है। रिएक्टेंट से गया प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से वापसी आ गया कहाँ पर, रिएक्टेंट की तरफ। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन ले लेता हूँ। हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन का मतलब ऐसा रिएक्शन जो कि हकीकत में नहीं है, बस हम अपना हाइपोथेसिस फर्ज कर रहे हैं एक रिएक्शन को। तो एक हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूं जिसके अंदर ए और बी रिवर्सिबल रिएक्शन करके कन्वर्ट हो रहे हैं सी और डी में। तो ऑब्वियसली ए और बी आपके क्या हैं, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, जबकि सी और डी क्या हैं, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, इसको पहले समझिएगा गौर से। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि वो रेट, वो रफ्तार जिस पे कोई सब्सटेंस रिएक्शन करता है वो ज़्यादा हो जाएगी अगर आप उस सब्सटेंस की मिकदार को बढ़ा देंगे। एक सिंपल सी भी बात है, आप ज़्यादा लकड़ियाँ डालेंगे तो आग ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। आप तेल ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा तेज़ आग भड़केगी, ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। तो अगर आप किसी भी सब्सटेंस के एक्टिव मास को या उसकी कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखते हैं तो उसकी जो रिएक्शन की रफ्तार है वो भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। यानी वो रफ्तार जिस पर कोई भी सब्सटेंस रिएक्शन करता है वो उसके एक्टिव मास यानी कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उम्मीद है आप लोग जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, हमने एक चीज़ को बढ़ाया तो दूसरी चीज़ भी बढ़ गई, हमने एक चीज़ को घटाया तो दूसरी चीज़ भी बढ़ गई। तो अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखूँगा तो जो रेट है ए के रिएक्शन करने का वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मैं बी की कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखूँगा तो वो रेट जिस पे बी रिएक्शन कर रहा है वो फास्ट होगा। अब चूंकि ये दोनों एक ही साइड पे लिखे हुए हैं तो इन दोनों रिलेशंस को भाई आप लोग ना कंबाइन कर लें। तो जैसे आप इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करोगे, कंबाइन 1 and 2, आर तो एक ही दफा लिखा जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी का निशान, और फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी आ जाएगी। ये भी आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन की एक शक्ल है। अब मैं आपको लॉ ऑफ मास एक्शन की 2 स्टेटमेंट्स बताता हूँ। पहली स्टेटमेंट तो मैं ऑलरेडी वैसे आपको बता चुका हूँ। क्या बताई थी मैंने कहा था वो रेट जिस पर कोई सब्सटेंस रिएक्शन करता है वो उसके एक्टिव मास या कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आप ए की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रिएक्शन फास्ट करेगा, बी की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो बी जल्दी जल्दी रिएक्शन करेगा। ये लेकिन एक और स्टेटमेंट हमें देगी लॉ ऑफ मास एक्शन की, इसको भी थोड़ा सा देख लें। देखिए ये क्या कह रही है, ये स्टेटमेंट या ये एक्सप्रेशन या ये रिलेशन आपको क्या बता रहा है। ये रिलेशन ये बता रहा है कि वो रेट जिस पर रिएक्शन हो रहा है, अब किसी एक की बात नहीं हो रही, खाली ए की या खाली बी की बात नहीं हो रही, अब पूरे रिएक्शन की बात हो रही है। तो वो रेट जिस पे रिएक्शन हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के। अजीब सा जुमला बोल दिया, रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट से मुराद मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि अगर आप देखें तो दूसरी वाली साइड पर ए और बी
जो दो आपके पास क्या हैं रिएक्टेंट्स हैं, उन दोनों के एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट हो रहा है, यानी उन दोनों के एक्टिव मासेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर मैं आपको इस रिलेशन को कन्वर्ट करने बोलूंगा कि इसको मैथमेटिक्स में या इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें, तो आप इसको किस तरह से बोलेंगे? तो आप ये कहेंगे कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से मुराद यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट से मुराद मल्टीप्लिकेशन है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स। बात समझ में आ गई? ये आपके पास लॉ है। दो स्टेटमेंट्स है लॉ ऑफ मास एक्शन की। पहला अकेले सब्सटेंस के बारे में बात करता है, दूसरा बात करता है पूरे रिएक्शन के बारे में। तो पूरे रिएक्शन की बात करोगे तो एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, उसके साथ रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर एक सब्सटेंस की बात करते हो तो फिर उसके खाली एक्टिव मास के साथ रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो रेट एट विच अ केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ दैट सब्सटेंस, या फिर रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये दोनों स्टेटमेंट्स लॉ ऑफ मास एक्शन की हैं। उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस लॉ ऑफ मास एक्शन का हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमें लीड करेगा कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर पहुंच जाएं। अब ये क्या है, आए इसको भी देख लेते हैं, और इसी रिएक्शन को मैं लेके चलूंगा। देखिए ए और बी आपस में रिएक्शन कर रहे थे, रिवर्सिबल रिएक्शन था, सी और डी बनाया। हमने कहा देखो बेटा ये जो है ना, ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्टेंट्स रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में, और प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्शन को वापसी लेकर आते हैं बैकवर्ड, या फिर इसको रिवर्स डायरेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूंगा तो आप रिएक्टेंट्स पर तवज्जो देंगे, और अगर मैं आपसे बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूंगा तो आप प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट के तौर से तस्वुर करेंगे। आप समझ रहे हैं ना बात को? तो अभी मैं बात करता हूं, फर्ज करो खाली फॉरवर्ड रिएक्शन की। अब मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं कि फॉरवर्ड रिएक्शन किस के लिए क्या तुम लोग रेट एक्सप्रेशन लिखोगे? तुम लोग कहोगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF लिख दो इसको। आर और कैपिटल एफ का मतलब फॉरवर्ड है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए और बी की कंसेंट्रेशन के, क्योंकि हमने अभी यही पढ़ा। जब प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटता है तो इक्वल टू के साथ कांस्टेंट आता है। इसको मैंने, आप चाहें तो स्मॉल एफ भी लिख सकते हैं, इसको मैंने स्मॉल एफ लिख दिया। कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये मैंने आपके सामने फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिखा है। ये पूरा बेटा क्या कहलाता है? रेट एक्सप्रेशन। कौन से रिएक्शन का? फॉरवर्ड का। इसमें RF क्या है? रेट है। K क्या है? रेट कांस्टेंट कहते हैं इसको, ऑब्वियसली फॉरवर्ड का। और कंसंट्रेशन ऑफ ए और ये कंसंट्रेशन ऑफ बी है। अब जाहिर सी बात है मैं इसी चीज को लिखूंगा बैकवर्ड के लिए। मैं यहां पर थोड़ी सी जगह बना लेता हूं। बैकवर्ड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? बैकवर्ड या फिर रिवर्स रिएक्शन। आर लिख लेता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आएंगे सी और डी, और जब प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटेगा तो इक्वल टू के साथ आ जाएगा कांस्टेंट। ये भी बेटा क्या कहलाएगा? ऑब्वियसली इसको भी तुम लोग कहोगे रेट एक्सप्रेशन, लेकिन किसका कहोगे? ये भी रेट एक्सप्रेशन है, पूरा एक्सप्रेशन या इक्वेशन एक ही बात है, लेकिन ये किसकी है? बैकवर्ड की या फिर रिवर्स की। और इसमें आर क्या चीज है? आर जो है वो रेट है रिवर्स रिएक्शन का ऑब्वियसली। KR क्या चीज है? रेट कांस्टेंट है, और ये भी बैकवर्ड का। अगर आपको मेरा पिछला लेक्चर याद हो तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था? मैंने कहा था जब बेटा इक्विलिब्रियम आ जाता है ना, तवाज़ुन जब आ जाता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार और बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो जाती है, रेट बराबर हो जाते हैं। तो फर्ज कर लेते हैं इक्विलिब्रियम आ गया, तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो RF यानी फॉरवर्ड की रफ्तार और RR
रिवर्स या बैकवर्ड की रफ्तार बराबर हो जाएगी। अब तुम RF कीजिएगा, RF की इक्वेशन लिखो, KF कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, और RR की जगह इसकी लिखो KR कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D। एडजस्ट करो इन दोनों को, ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां जाकर डिवाइड करेंगे। KR यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर डिवाइड करेगा, तो KF अपॉन KR इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट, और ये क्या लिखा हुआ है, रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट। जब बेटा दो कांस्टेंट आपस में डिवाइड होते हैं ना, तो फिर एक नया कांस्टेंट क्रिएट हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? जब दो कांस्टेंट्स को आप डिवाइड करते हैं तो एक नया कांस्टेंट क्रिएट हो जाता है। ये जो फॉरवर्ड का कांस्टेंट है, जब आप इसको रिवर्स के कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है, जिसको आप Kc कहते हैं। Kc कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाई A और B, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। और Kc आपका, मैंने बताया आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, जो आपका आज के लेक्चर का एक ऑब्जेक्टिव था, Kc। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप Kc को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि Kc के बारे में जब आपको इंफॉर्मेशन हो जाएगी ना, तो फिर आप बता सकते हैं अपने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, बहुत सारी बातों के बारे में बता सकते हैं। उसकी वो बातें हम आगे चलकर आज ही के लेक्चर में देखेंगे। तो मेरे यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि Kc कैसे निकाला जाता है। तो किसी भी इक्वेशन का या किसी भी रिएक्शन का Kc निकालना है बेटा, तो क्या करेंगे, देखो जो प्रोडक्ट है ना उसको ऊपर रखोगे, जो रिएक्टेंट है उसको नीचे रखोगे। मैं आपके सामने एक दो एग्जाम्पल कर देता हूं ताकि आपको Kc निकालना आ जाए, और हम इसकी आगे अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इंशाल्लाह। फर्ज करें आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है N2 प्लस 3H2, या चलिए पहले तो बहुत आसान सा एक रख लेता हूं, H2 प्लस I2 बना रहा है 2HI। अब हमें कहा जा रहा है, ऑब्वियसली ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, और हमें कहा जा रहा है कि हम क्या करें, इसका Kc निकालें। तो Kc का तरीका मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट ऊपर रखना है। प्रोडक्ट बेटा यहाँ पर क्या है, HI की कंसंट्रेशन ऊपर रखी, नीचे रिएक्टेंट आएगा H2 और I2। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लें, जो भी नंबर्स होते हैं ना, कोफिशिएंट कहते हैं ना इनको, ये कोफिशिएंट्स हमेशा जो आपकी कंसंट्रेशन होती है ना, इनकी पावर बन जाते हैं। यानी HI से पहले 2 लिखा हुआ है तो यहां आ जाएगा पावर में, इन दोनों से पहले 1 है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा याद रखना कि जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमेशा कंसंट्रेशन की पावर बन जाएगा, एक्टिव मास की पावर बन जाएगा। एक और देखो, ओजोन O3 को कहते हैं, टूटकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गई, इसका Kc लिखना है। क्या लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा ऑब्वियसली O2, नीचे आ जाएगा क्या, O3। इससे पहले कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ 3 आ जाएगा। इससे पहले कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ 2 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखो, N2 प्लस 3H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसका भी Kc लिखिए, NH3 की कंसंट्रेशन पे स्क्वायर आ जाना है, नीचे N2 आ जाएगा, और साथ में H2 की पावर 3 हो जानी है। तो इस तरह जो है हम लोग Kc लिखा करते हैं। प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट को कहां पर रखते हैं, हम लोग नीचे की तरफ रखते हैं, और जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हम पावर्स के अंदर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो उम्मीद है Kc निकालना आपको आ गया होगा। अब एक दो काम और कर लेते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये कि न्यूमेरिकली हम लोग Kc कैसे कैलकुलेट करें, बहुत आसान है भाई। एक बात तो 100% कन्फर्म है कि Kc कैलकुलेट होता ही सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए, इरिवर्सिबल के लिए तो आप लोग Kc कैलकुलेट करते ही नहीं है। तो जब, और Kc कैलकुलेट भी होता है सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे। अगर इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तो आप Kc कैलकुलेट भी नहीं करेंगे। तो अब करना क्या है, करना ये है कि जब आप रिएक्शन अपना करवा रहे हो, तो जब आपको पता चल जाए कि अब Kc आ गया है, तो आपने रिएक्शन को रोकना है। रिएक्शन जब रुक जाएगा तो उसके बाद आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे,
और दोनों को डिवाइड करके केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो मैथमेटिकली तो इस तरह निकलता है। अब केसी की ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और वो आपने याद रखना है, क्योंकि वैसे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मामला ये होता है कि कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से चेंज कर सकते हैं आप। अगर आप ये सोच रहे हैं कि केसी के फॉर्मूले में कंसंट्रेशंस आ रही हैं तो मैं कंसंट्रेशंस को चेंज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी की वैल्यू को तब्दील कर सकता हूं, तो जवाब है नहीं। सवाल ये पैदा हुआ क्यों नहीं कर सकते आप? उसकी वजह यह है कि अगर आपने रिएक्टर की कंसंट्रेशन को बढ़ाया ना बेटा, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी, तो डिवाइड होकर आंसर हमेशा सेम आएगा। या आपने रिएक्टर की कंसंट्रेशन को कम करा तो प्रोडक्ट भी कम पैदा होगा, डिवाइड होकर आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। तो केसी को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स को चेंज करके चेंज नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये पैदा हुआ फिर कैसे किया जा सकता है चेंज? सिर्फ एक चीज ऐसी है जो कि केसी की वैल्यू को तब्दील कर सकती है, और वो चीज है टेम्परेचर। आप केसी की वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को यूज करके क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आप केसी की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। सो सिर्फ टेम्परेचर के साथ आप केसी की वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हो। दैट्स इट। नो अदर मेथड इज अवेलेबल टू चेंज द वैल्यू ऑफ केसी। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब एक बड़ी और इंपॉर्टेंट बात जो हमारे ऑब्जेक्टिव के अंदर भी, ऑब्जेक्टिव मैंने मिटा दिए लेकिन बहरहाल आपको याद होंगे, वरना आप रिमाइंड करके पीछे देख लीजिए। यूनिट ऑफ केसी, कि केसी का यूनिट क्या होगा, केसी का जो आंसर हम निकालेंगे तो उसका यूनिट क्या लिखेंगे। तो बेटा ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा रिएक्शन किस टाइप का है। मैं आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूं जिनमें हम केसी की वैल्यू को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि इसका यूनिट क्या बनता है। ठीक है, बल्कि हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी एग्जाम्पल लिखी हुई है, इन्हीं को यूज कर लेता हूं यार। मुझे ये बताओ, मैं अब केसी का यूनिट निकाल रहा हूं, मुझे बताओ कि कंसंट्रेशन को मैंने क्या बोला था कि किस में नपती है? मैंने बोला था मोल पर डेसीमीटर क्यूब में नपती है, बोला था ना। तो अब आप यहां पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब पुट करें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन आपको भी दिख रहा है कि ऊपर स्क्वायर है, यहां स्क्वायर लगाएं। नीचे इधर क्या आएगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहां पर भी क्या आएगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये कितने मोल पर डेसीमीटर क्यूब? न्यूमरेटर में हो गए 2, डिनोमिनेटर में भी 2, तो ये दोनों मोल पर डेसीमीटर क्यूब इस पूरे को कैंसिल कर देंगे। तो फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में केसी का कोई यूनिट ही नहीं बचा, केसी यूनिटलेस है इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि ऊपर नीचे सब कैंसिल हो गया। चलो आओ इस वाले रिएक्शन को देखते हैं। इसका मैं केसी यहां पे लिखता हूं। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ऑब्वियसली मोल पर डेसीमीटर क्यूब में नपेगी, लेकिन ऊपर 3 है। नीचे ओजोन है, इसकी कंसंट्रेशन भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब में नपेगी, लेकिन ऊपर 2 है। अब आप खुद देख लें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पे पावर 3 है और यहाँ 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब यहाँ पर आपका बच जाएगा। तो यहाँ पर केसी का जो यूनिट बन रहा है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब बन रहा है। इस वाली पर्टिकुलर एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। थोड़ी टेढ़ी एग्जाम्पल है ये। NH3, इसके यहाँ पे मैंने लिखा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, होल पे पावर 2, नीचे आ जाओ। N2 की जगह लिखा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और H2 की जगह पर भी लिखा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन पावर लगाई 3, क्योंकि इस पे 3 लगा हुआ है। अब इसको काटते पीटते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो बेटा आप खुद ही देख लो, ऊपर है मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, और नीचे यूं समझो कि 3 और 1 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 4 बन रही है टोटल। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहां पर स्टिल 2 बच जाएगा। समझो मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2 डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगी तो क्या होगा आए देखते हैं। मोल पर डेसीमीटर, या चलो एक काम करो, इसको भी निकाल लो पहले, फिर देख लेंगे हम। तो 1 अपॉन मोल पे स्क्वायर लगा, मोल स्क्वायर हो गया, अपॉन डेसीमीटर क्यूब पे स्क्वायर लगा, ये 6 हो गया। अब इसको जब तुम लोग उल्टोगे तो क्या होगा? डेसीमीटर की पावर 6 ऊपर आ जाएगी और मोल स्क्वायर नीचे चला गया, क्योंकि 1 अपॉन हुआ है ना। 1 अपॉन का मतलब रेसिप्रोकल होता है, उलट हो जाएगा। तो इसको उल्टेंगे जैसे आप, तो ये डेसीमीटर की पावर 6 ऊपर और मोल स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब मोल स्क्वायर को अगर मैं ऊपर ले भी जाऊं तो मोल की पावर ऊपर जाकर हो जाएगी -2, क्योंकि मैथ का कानून यही कहता है कि अगर कोई पावर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाती है। तो भाई मेरे बात सारी सिर्फ क्या है कि केसी का जो यूनिट है वो रिएक्शन के अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोई फिक्स यूनिट नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे केसी का कोई यूनिट ही नहीं निकला। यहाँ पर
मोल पर डेसीमीटर क्यूब निकल गया। जहां पर डेसीमीटर की पावर 6 मोल की पावर -2 हो गया, तो रिएक्शन जैसा दिया हुआ हो उस हिसाब से केसी का यूनिट कैलकुलेट कर लिया करो। ये काम और हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब लास्ट काम हमारा इस लेक्चर का और हमारे इस चैप्टर का भी थ्योरेटिकली लास्ट काम रह गया है, और वो है एप्लीकेशन ऑफ केसी को समझना। समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ केसी के बारे में कि केसी हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं और केसी को यूज करके हमें क्या फायदा हो सकता है। जगह बना लेते हैं इसके लिए, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ केसी की। बेटा दो बड़ी एप्लीकेशन है केसी की। एप्लीकेशन नंबर 1 पहली एप्लीकेशन, और फिर आएगी केसी की दूसरी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 2। केसी की वैल्यू को के जरिए से आप ये बता सकते हैं कि आपका रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इस वक्त फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा या इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका है। देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका है तो तुम अपना केसी कैलकुलेट करो। अपना केसी कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? वही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस को ऊपर रखोगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कहाँ रखोगे? नीचे रखोगे, और तुम अपना केसी कैलकुलेट करोगे। जो आप अपना केसी कैलकुलेट करते हैं ना, उसको केसी नहीं कहते, उसको क्यूसी कहते हैं। क्यूसी, फर्क तो करना है ना, केसी ओरिजिनल है और क्यूसी जो है वो आपका कैलकुलेट किया हुआ है। एक एग्जांपल देता हूं, फिर बात समझ आएगी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं। इस रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड केसी की वैल्यू है वो 10 है। अब आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं और आपने अपना केसी कैलकुलेट करा। आप अपना केसी कैसे कैलकुलेट करोगे? एक तो पहली बात है, उसको केसी नहीं कहते, क्यूसी कहते हैं। तो आप अपने जो भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, इनिशियल कह लो या जो सी भी वक्त की कह लो, उसको ऊपर रखो और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसको नीचे रखो। अब फर्ज करो ये वैल्यू आ गई 8। दूसरी दफा ये हुआ कि ये वैल्यू जब आपने कैलकुलेट करी तो ये वैल्यू आ गई फर्ज करो 14, और तीसरी दफा कैलकुलेट करा तो आपका कैलकुलेट किया हुआ केसी के बराबर आ गया। अब ये 3 डिफरेंट आपके पास सिनेरियोज हैं। पहला केस ये है कि आपके पास जो पहला केस है क्यूसी की वैल्यू 8 आई है, जो कि स्टैंडर्ड केसी से कम है। दूसरा केस ये है कि आपका कैलकुलेट किया हुआ क्यूसी केसी से ज्यादा आ गया है। तीसरा केस ये है कि आपका कैलकुलेट किया हुआ केसी क्यूसी और केसी बराबर आ गए। तो भाई मेरे, अगर तुम्हारा कैलकुलेट किया हुआ क्यूसी कम आ रहा है, इसका मतलब है अभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है, और इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है तो अभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि अभी तुम्हारे क्यूसी की वैल्यू केसी से कम है। तो जब क्यूसी की वैल्यू केसी से कम होती है तो इसका मतलब ये होता है, एक तो इक्विलिब्रियम नहीं आया अभी, और दूसरी बात है कि इक्विलिब्रियम को हासिल करने के लिए रिएक्शन अभी फॉरवर्ड जाएगा। दूसरा सीन ये है कि तुम्हारे क्यूसी की वैल्यू केसी से बड़ी आ गई, तो हम ये कहेंगे कि हमारा कैलकुलेट किया हुआ केसी औकात से ज्यादा आ गया है। इट मीन्स प्रोडक्ट औकात से ज्यादा बन गए हैं। इट मीन्स कि इक्विलिब्रियम को हासिल करने के लिए अभी इस रिएक्शन को पीछे आना पड़ेगा। तो हमारा कैलकुलेट किया हुआ क्यूसी अगर ओरिजिनल केसी से ज्यादा है तो पीछे आता है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अगर हमारा कैलकुलेट किया हुआ क्यूसी केसी से कम होता है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और अगर हमारा कैलकुलेट किया हुआ क्यूसी केसी के बराबर आ जाए तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब ये रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा। तो कितना अच्छा हो गया। तो हम केसी की वैल्यू से बेटा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका है। एक फायदा ये है केसी का। दूसरा बहुत बड़ा फायदा केसी का वो क्या है, इसको भी एग्जांपल से समझाता हूं। 3 एग्जांपल देता हूं आपके सामने में। पहली एग्जांपल तो यही वाली ले लेते हैं। दूसरी एग्जांपल फ्लोरीन के टूटने की ले लेते हैं।
तीसरी एग्जाम्पल ओजोन के टूटने की ले लेते हैं। मैंने आपके सामने 3 रिएक्शंस लिखे हैं जिनके अंदर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ केसी हैं। जो पहला रिएक्शन है इसमें केसी की वैल्यू ना तो बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है बल्कि मॉडरेट है। ये जो केसी की वैल्यू है ये बहुत ज्यादा लो है और 10 की पावर 55 ये केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है। अब सवाल ये पैदा हुआ इन केसी की वैल्यूज को देखकर हम क्या आइडिया लगा सकते हैं। देखिए स्टैंडर्ड केसी की वैल्यू अगर बेटा मॉडरेट है इसका मतलब है ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी चलता है बैकवर्ड भी चलता है और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो आपके पास रिएक्टेंट भी होंगे और प्रोडक्ट भी होंगे, यानी रिएक्शन तकरीबन फॉरवर्ड जितना गया है बैकवर्ड में भी उतना ही है। समझ रहे हो ना बात को। दूसरा केसी की वैल्यू बहुत कम है। केसी की वैल्यू बहुत कम है इसका मतलब है प्रोडक्ट बना ही नहीं है, इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड जाना पसंद ही नहीं करता। और वाकई में इस रिएक्शन के बारे में याद रखो ये फ्लोरीन है F2 के बारे में आपने 9 केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। F2 का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है तो F2 के बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं F2 का बॉन्ड तोड़ के दोनों फ्लोरीन के एटम्स को अलग अलग कर दूंगा ये बहुत मुश्किल से होगा। इसका मतलब है रिएक्टेंट बहुत कम ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बहुत कम कन्वर्ट होगा तो केसी की वैल्यू बहुत कम आएगी। इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया ही नहीं है। तो केसी की वैल्यू मॉडरेट हो तो इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड भी गया है बैकवर्ड भी गया है। केसी की वैल्यू बहुत कम आई है तो इसका मतलब है रिएक्शन बैकवर्ड ही रहा है, ये फॉरवर्ड जाना पसंद ही नहीं कर रहा। तीसरा जो रिएक्शन है उसमें ओजोन टूटकर ऑक्सीजन बन रही है और इसके केसी की वैल्यू देखो कितनी ज्यादा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो देन देयर विल बी एम्पल प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट पड़ा हुआ होगा और रिएक्टेंट बहुत कम होगा। तो केसी की वैल्यू चूंकि बहुत ज्यादा है इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तकरीबन मुकम्मल ही हो गया। और ये भी लॉजिकल है। उसकी वजह बेटा मैं बता दूं ओजोन का बॉन्ड बहुत ही कमजोर होता है, ओजोन टूट जाती है और ओजोन टूटकर क्या बना लेती है? ऑक्सीजन गैस बना लेती है क्योंकि ओजोन एक अनस्टेबल गैस है। तो केसी की 2 बड़ी एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन बेटा क्या है? पहली एप्लीकेशन है कि केसी के जरिए से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, है ना, प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन है, जाहिर सी बात है। और यहां पर क्या है कि हम ये बता सकते हैं प्रिडिक्शन ऑफ द एक्सटेंट कि कितने पैमाने पे रिएक्शन हमारा हो गया है, प्रिडिक्शन ऑफ द एक्सटेंट टू विच रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, यानी फॉरवर्ड ज्यादा गया है रिएक्शन या बैकवर्ड ज्यादा गया है या मॉडरेट वैल्यू है केसी की, यानी दोनों तरफ मुकम्मल चला है। तो उम्मीद है ये पूरी कहानी आपको समझ में डिटेल में आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो इस चैप्टर का जो होगा वो न्यूमेरिकल वाला लेक्चर होगा। थ्योरी हमने इस चैप्टर की अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर ली है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी इसके आगे काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।